हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जो टीवी ऑफ करके अपने रूम में सोने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले नैनी का दिया हुआ उसे मिल्क पीना था। तब वहाँ पर मानती की एंट्री हो जाती है। मानती दा से कहती है, मुझे टीवी देखना है, क्या तुम रिमोट लेकर के आओगी? और वहाँ पर मौका अच्छा पा करके वो दा की मिल्क में कुछ मिला देती है। दा के आने पर वो उसे मिल्क पीने के लिए कहती है कि तुम्हारा मिल्क ठंडा हो जाएगा, इससे बेटर रहेगा तुम पी लो। दा को कुछ भी आइडिया नहीं था कि इस मिल्क में कुछ मिलावट किया गया है। वो पी लेती है आराम से। पीने के बाद उसे अजीब सा फील होने लगता है। उसके अगले ही सीन में दिखाया जाता है क्वान और थिप को। दोनों दा के घर पर आए हुए थे और बस गेट ओपन होने का वेट कर रहे होते हैं। इधर दा को अजीब सा फील होने लगता है। वो अपने रूम में जाने लगती है, जिस पर मानती उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस तरह थिप को छोड़ देना चाहिए? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? दा थिप के रिलेटेड कोई भी बात नहीं करना चाह रही थी। इसी वजह से वो कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मुझे नहीं लगता है मैं तुम्हारी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में इस वक्त इंटरेस्टेड हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक से उसे चक्कर आने लगता है, जिसकी वजह से मानती उसकी हेल्प करती है और उसे उसके बेडरूम तक ड्रॉप करती है। साथ ही वो दा के कुछ कपड़ों को भी निकाल देती है, क्योंकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसे ये काम करना था। किसी भी सिचुएशन में दा को बेहोश करना था और उसे बेडरूम में सुलाना था, जो कि मानती ने पूरा कर दिया। करण के डैड बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि दा जैसी लड़की उनके घर की बहू बनने वाली है। वो करण को ब्रेसलेट शो करते हुए कहते हैं, करण देखो ना, ये ब्रेसलेट कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया है, और वो भी मेरी प्यारी बहू दा के लिए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उसे ये जाकर के पहनाना चाहिए, देखना चाहिए कि उसे कैसा लग रहा है। जिस पर करण अपने डैड से कहता है, डैड मेरा ख्याल है अब दा के रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो ये सब डिज़र्व नहीं करती है। जिस पर उसके डैड कहते हैं, दा मेरी होने वाली बहू है और वो हर चीज़ डिज़र्व करती है। आधी रात गए, मानती गेट ओपन कर देती है और थिप और कुआन दोनों अंदर आ जाते हैं। मानती उन्हें बताती है कि उन्होंने जो कहा था उसने वैसा कर दिया है। वो दा को बेहोश कर चुकी है और उसे उसके रूम तक पहुँचा चुकी है। यहाँ पर कुआन अपने नए प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करती है। वो दा के फ़ोन से करण के पास कॉल करती है, जिस पर करण दा समझ करके उसे कहता है, क्यों डार्लिंग, मेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि तुम इतने रात गए मुझे कॉल कर रही हो? और कुआन सिर्फ हेल्प हेल्प चिल्ला करके कॉल को कट कर देती है, जिसकी वजह से करण बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि दा कहीं कोई ख़तरे में तो नहीं है। डैड उसे वापस से कॉल करने के लिए कहते हैं। कॉल न लगने पर करण सीधा दा से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। अगली सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर मानती बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सारे लोगों को बता देती है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग करण यहाँ पर पहुँच चुका है। करण जब इंटर करता है तो सामने देखता है कि दा की ड्रेस पड़ी हुई है, कांच के टुकड़े हैं, ग्लास टूटे हुए हैं। तब वो पूछने लगता है, मानती दा कहाँ पर है? मानती उसे झूठ बोल देती है कि दा अपने कमरे में है और किसी के साथ बिजी है। जब करण अंदर जाता है तो वहाँ पर वो दा के बेडरूम में दा के साथ थिप को देख करके टोटली शॉक्ड हो जाता है। थिप स्माइल करते हुए करण से कहता है, ओहो, तो इतनी रात गए तो हम दोनों को डिस्टर्ब ही करते रहोगे, एटलीस्ट कभी तो शांति से हमें टाइम स्पेंड करने दिया करो। इस बात पर करण को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये सब हो क्या रहा है। थिप करण से कहता है, अब तुम्हें सबूत मिल गया ना कि दा तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। देखो, वो होने वाली वाइफ तुम्हारी है, लेकिन वाइफ की ड्यूटी वो मेरे साथ निभा रही है। ये सुनते ही थिप की पूरी बॉडी में मानो आग से लग जाती है। थिप बड़े ही प्यार से दा को जगाने की कोशिश करता है, और दा के बदले वहाँ पर नापा को देख करके तो वो खुद भी शॉक में था कि आखिर दा की जगह पर नापा कैसे आई। नापा थिप को पकड़ लेती है और उससे कहती है, तो सच में तुम मान गए ना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारी ड्यूटी अच्छे से निभाती हूँ, तो क्यों नहीं मुझे एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हो जब इतना प्यार करते हो? खैर, यहाँ पर करण के दिल में थोड़ी सी तसल्ली आती है। वो नापा से पूछता है, दा कहाँ पर है? नापा उसे बता देती है, वॉशरूम में है, जा करके ले लो दा को। आगे दा को बेहोशी हालत में पाया जाता है। करण को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि उसे कोई नशीली दवाई दी गई थी। इधर मानती थिप कुआन को दिखाया जाता है। तीनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और होश उड़े हुए थे कि दा की जगह पर नापा कैसे आई। हमारी पूरी प्लानिंग की वाट लग गई। जिस पर नापा आती है और उन्हें बताती है कि तुम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया था ना कि तुम दा की शादी कैंसिल करोगे, लेकिन मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करती हूँ, दा की शादी किसी भी कंडीशन में कैंसिल नहीं होगी और ना ही तुम दा से शादी करोगे। तुम सिर्फ मेरे हो, चाहे प्यार से मानो चाहे ज़बरदस्ती मानो, बस मान जाओ। जहाँ तीनों का टारगेट था दा की शादी को कैंसिल करना, वहीं नापा का टारगेट था कि किसी भी कंडीशन में दा की शादी करण से हो जाए। खैर, यहाँ पर वो करण को भी सब कुछ बता देती है कि किस तरह तीनों ने मिल करके प्लानिंग किया था दा और उसकी शादी को कैंसिल करने के लिए। बट नापा ऐसा होने दे तब ना, क्योंकि नापा थिप को लाइक करती है और वो थिप को किसी और का होने नहीं देगी। ये उसका जुनून था। करण गुस्से में थिप की खूब पिटाई करता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी फियांसे के साथ इस तरह से हरकत करने के लिए। फिर यहाँ पर इतना मार खाने के बाद भी थिप कहता है, जब दा होश में आएगी तो मैं सब कुछ उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे करण के डैड उसके पास कॉल करते हैं कि क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है, दा कैसी है?
करण बता देता है अपने डैड को कि किस तरह उसकी शादी कैंसिल करने के लिए लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से दा को बेहोशी वाली दवाई दी गई है और इस वक्त दा बेहोश है। करण के डैड कहते हैं मेरा ख्याल है कि आज तुम्हें दा की केयरिंग करने के लिए वहीं पर रुक जाना चाहिए, बाकी मैं यहाँ पर हैंडल कर लूँगा। अपने डैड के कहने पर करण दा की केयरिंग करता है और उसे कहता है सच में तुम कितनी बड़ी डम और साइको, तुम्हारे आसपास तुम्हारे दुश्मन घूमे जा रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, लेकिन एक तुम हो, समझाने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता। लेकिन फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दा जब सोकर उठती है तो अपने पास ही करण को देख करके परेशान, रात में तो करण था नहीं मेरे पास, तो इतनी टाइम वो कैसे आया। करण को ठंड लगती है तो दा उसकी केयरिंग करते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर करती है और इस बीच वो उसके हाथों को टच करने लगती है। उसके हाथों को पकड़ करके दा को ऐसा रियलाइज़ होता है कि पास्ट में वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर चुकी है, जो कि सच है। यहाँ पर एक छोटा सा पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दा जब छोटी थी तो अपने दूसरे भाई बहनों के तरीके ट्रीज़ पर नहीं चढ़ पाती थी, तो उस वक्त करण उसकी हेल्प किया करता था। करण ऊपर चढ़ करके नीचे से दा को हाथ देता था और उसी हाथ के सपोर्ट पे दा भी ऊपर चढ़ती थी। यहाँ पर उसे अजीब सा फील होने लगता है। तब नैनी आती है और दा को देख करके ओ माय गॉड तुम ठीक हो, तुम उठ गई हो, क्या सब कुछ ठीक है। तब नैनी से पूछने लगती है दा करण करण यहाँ पर कैसे आया, कल रात तो ये यहाँ पर नहीं था। करण की आंखें खुल जाती है, वो दा से कहता है क्या तुम ठीक हो। कल रात दा के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में दावत को खबर मिल जाती है और उसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि ये सब किसी और ने नहीं उसकी सिस्टर मानती ने किया है, वो भी थीप और कुवान के साथ में। इस वजह से वो अपनी बहन मानती को कहता है तुमने दा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया, मेरा ख्याल है तुम्हें दा से सॉरी बोलना चाहिए। जिस पर मानती कहती है मर जाऊंगी लेकिन उस दा से कभी सॉरी नहीं बोलूंगी, आपने मुझे समझ के क्या रखा है। तवत अपनी मॉम को समझाता है एटलीस्ट मॉम आप तो मानती को समझाओ कि उसने गलत किया है, वो दा को सॉरी कहे। जिस पर उसकी मॉम का भी कहना रहता है मेरी बेटी मानती ने कुछ भी गलत नहीं किया, जो हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है और तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कल रात हुए एक्सीडेंट की वजह से अब करण दा की बहुत ज़्यादा केयरिंग करने लगता है। इसी वजह से वो अंकल को बुलाता है जो कि लॉयर हैं और साथ में उनकी ऑफिसर से भी अच्छी खासी पहचान है। करण अनाउंस करता है कि आज तो इस बार वो माफ़ कर सकता है, लेकिन अगली बार अगर दा के साथ किसी ने भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो वो सीधा जेल जाएगा। लेकिन दा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो करण को समझाती है देखो ये सब मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली को हमेशा सपोर्ट और प्रोटेक्ट करूंगी, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ भी नहीं करना है। मानती को जो मालूम पड़ता है कि कभी भी पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके जा सकती है इस जुर्म में कि उसने दा के साथ गलत किया, तो इस वजह से वो नापा पर गुस्सा निकाल रही होती है और उसे थप्पड़ों पे थप्पड़े जड़े जा रही होती है कि तेरी वजह से ये सब हुआ। अगर कल रात तूने हम लोगों की प्लानिंग पर पानी नहीं फेरा होता ना तो आज दा की लाइफ स्पॉइल होती और वो कहीं रोती बिलखती होती, लेकिन तेरी वजह से आज देख हम लोग के साथ क्या हो गया। नापा भी उसे नहीं छोड़ती है और उसे खरी खोटी सुनाती है। दोनों के बीच में झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था जिसे सुलझाने के लिए दा को सामने आना ही पड़ता है। अगली सीन में जब करण वापस जा रहा था तो दा उसे बाइक तक ड्रॉप करने के लिए गई हुई थी। यहाँ पर वो करण की कुछ ज़्यादा ही केयरिंग करी होती है। करण दा से कहता है समझ में आ रहा है ना कि तुम मेरी केयरिंग कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि जैसा तुम मुझे धीरे धीरे लाइक करने लगी हो, क्या इस बात पर मैं तुम्हें किस ले सकता हूँ। दा उसे मना करती है मैं तुम्हें परमिशन नहीं देती हूँ मुझे किस करने के लिए, और वैसे भी तुम्हें घर जाना है ना, रात काफ़ी हो गई है और मेरा ख्याल है तुम्हें इस वक्त घर जाना चाहिए। दा काफ़ी अपसेट दिखाई दे रही होती है। करण उसे पूछने की कोशिश करता है कि क्या बात है, वो इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों है, लेकिन दा इग्नोर करती है और कुछ भी नहीं बताती है। और उसके अगले सीन में करण और दा को एक साथ बाइक पर दिखाया जाता है। दोनों कहीं जा रहे होते हैं। एक्चुअली करण दा को एक ऐसी जगह पर लेकर आया हुआ था। करण का कहना रहता है मैं जब भी उदास रहता हूँ या फ्रस्ट्रेशन में रहता हूँ तो मैं इस प्लेस पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मेरी सारी टेंशन गायब हो जाती है। आई होप तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होए। यहाँ पर दा करण से कहती है ये सब तुम्हारे साथ कैसे होता है। तब करण दा से कहता है क्या हम यहाँ पर अपनी डांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अब हमारी कल ही शादी होने वाली है तो तुम्हारे साथ तो डांस बनता है ना, तो क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस पर दा कहती है क्या यहाँ पर प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। करण कहता है इसमें कोई बुराई भी नहीं है और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करना स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में करण जब अपने घर पर था तो उसे कॉल आता है। कॉल रिसीव करने के बाद करण बहुत ही ज़्यादा परेशान था और अगले ही सीन में करण को दिखाया जाता है जो कि क्वान के पास पहुंचा हुआ था। एक्चुअली क्वान ने अपनी कार को बीच रास्ते में ही रोक कर रखा था जिसकी वजह से आने जाने वालों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर क्वान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है करण को, ये कहते हुए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरे आंखों के सामने मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ देखूँ। जिस पर करण उसे समझाने की कोशिश करता है क्वान जो हमारा पास्ट था उसे अपना प्रेजेंट मत बनाओ, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम मुझसे भी अच्छी लड़की को डिज़र्व करती हो। देखना तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो मुझसे भी अच्छा रहेगा। जिस पर क्वान कहती है मुझे अच्छा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। करण के मना करने पर
क्वान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, कहते हुए मैं अब तुम्हारी शादी को अटेंड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अपनी आंखों से तुम्हें किसी और का होते हुए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। साथ में वो बताती है कि उसे आइडिया था कि करण उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसी वजह से उसने ऑलरेडी ही मेडिसिन को खा लिया था जो कि पॉइजन वाली थी। सुबह हो जाती है और अभी तक करण घर वापस नहीं आया था। डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो करण के पास कॉल करते हैं, करण कहाँ हो तुम? तुम्हें आइडिया भी है टाइम कितना ज़्यादा हो गया? आज तुम्हारी शादी है और तुम रात से गायब हो। जिस पर करण अपने डैड को बता देता है, करण एक्चुअली क्वान ने सुसाइड करने की कोशिश की है। इस वक्त उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं उसे हॉस्पिटल में लेकर के एडमिट हूँ। आप एक काम कीजिए, आप किसी तरह सिचुएशन को संभालने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत जल्द वहाँ पर आ जाऊँगा। डैड कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो सैम से कहते हैं, सैम फटाफट करण का सब कुछ सामान पे करो, एक्चुअली मैं करण को वहीं से रिसीव कर लूँगा। करण एक बार फिर से अपने डैड के पास कॉल करता है, डैड इन सब के बारे में दा को बिल्कुल भी बताइएगा मत, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। आज उसकी लाइफ का इतना बड़ा खुशी का दिन है, मैं उसे ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ। इधर दा को दिखाया जाता है जो कि ब्राइडल लुक में रेडी हो रही होती है और नैनी उसे अच्छे से तैयार कर रही होती है। क्वान को जब होश आता है तो करण को ढूंढने लगती है। नर्स के थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि करण यहीं पर है। रात भर वो उसका इंतज़ार कर रहा था होश में आने के लिए। क्वान उसका हाथ पकड़ लेती है, करण प्लीज़ मुझे छोड़ करके कहीं मत जाना, तुम मेरे पास ही रहो, तुम मेरे पास रहोगे तो मैं काफ़ी अच्छा फील करूँगी। सारे घर वाले भी अब आ चुके थे। इंतज़ार था तो सिर्फ करण का। करण के आने के बाद ही शादी की सारी रिचुअल्स को स्टार्ट किया जा सकता था। खैर यहाँ पर करण के डैड झूठ बोलते हैं कि एक्चुअली करण थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया है, बस वो बहुत जल्द पहुँच जाएगा। सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं, लेकिन करण के डैड सभी को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है। दा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो वापस से अपने रूम में आकर के बैठ जाती है। यहाँ पर दा के रिलेटेड एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली जब दा की इंगेजमेंट करण के साथ हो रही थी तो उस दिन भी वो पूरा ड्रिंक होकर के आई थी, पूरी नशे में थी और उसे मालूम पड़ता है कि करण के साथ उसकी इंगेजमेंट है। वो इंगेजमेंट करने से पहले मना करती है कि मैं तुम जैसे लड़कों से बिल्कुल भी इंगेजमेंट नहीं करूँगी, और ये कहकर वो रूम में चली जाती है। डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। करण उनके पास जाता है और उनसे तसल्ली दिलाता है कि वो इतना ज़्यादा परेशान न रहे। अब करण ने डिसाइड कर लिया है कि वो दा से इंगेजमेंट करेगा तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएगा। आगे दा को दिखाया जाता है वो पूरे नशे में रहती है और नशे की हालत में ही उसे करण के साथ इंगेजमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि घर वालों का कहना था किसी भी तरह आज इंगेजमेंट हो जानी चाहिए। जैसा तैसा करके दा करण को रिंग पहनाती है और उसके बाद जो करण के ऊपर वोमिटिंग करना स्टार्ट करती है तो पूरी पैंट उसकी गीली कर देती है। सारे घर वालों का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अजीब था कि दा ये सब क्या कर रही है। इवन उस टाइम करण भी दा की इन सारी हरकतों को देख करके बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। सारे घर वाले मुंह बना रहे होते हैं और दा सडनली बेहोश हो जाती है। इधर बेचारी दा ब्राइडल लुक में रेडी शेडी हो करके बस अपने दूल्हे के आने का वेट कर रही होती है।